Hello friends, I welcome you at MK classes. Today I am going to discuss what is GST और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक कम्प्रीहेंसिव मैनर में और हर एक एस्पेक्ट इसका जो है वो कवर करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू। मैं एक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बिल की बात कर रहा हूँ। मतलब कौन से बिल के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड द आंसर इज़ 122। उसके बाद कौन से एक्ट के थ्रू इस बिल को पास किया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, वो था आपका 101 इन 2016 में ये पास हुआ। मतलब अंडर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016 दिस जीएसटी जो था वो आपका पास हुआ। उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जीएसटी कम इनटू फोर्स कब हुआ या एप्लीकेबल कब से हुआ, तो ये हुआ 1 जुलाई 2017। ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। ठीक है, कि जो भी आप एग्ज़ाम जो कि बेस्ड है एमसीक्यू के ऊपर, जिसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए जीएसटी काउंसिल जो एडमिनिस्टर करती है किसको, जीएसटी को, उसके अंदर मतलब जो भी चीज़ें हैं आई विल डिस्कस लेटर। तो इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू दिस जीएसटी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिलेटेड टू दिस जीएसटी वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये वन नेशन वन टैक्स है, मतलब एक होल इंडिया के अंदर एक ही टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल आप एक बात याद रखिए मेरी ये भी कि इसके इंट्रोडक्शन से, इसके इंट्रोड्यूस होने से जो भी इनडायरेक्ट सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर प्रिवेल्ड था, मतलब बिफोर 1 जुलाई 2017, वो सारा का सारा जो था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक वन नेशन वन टैक्स की बात करता है। उसके बाद यू कैन से दैट कि वन इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर होल नेशन, मतलब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स। पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर द होल नेशन। और इसको आप कंजम्पशन टैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कंजम्पशन टैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्यों बोलेंगे कंजम्पशन टैक्स ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टू मेक वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट, मतलब अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो इट मेक वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट फॉर होल इंडिया। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र के लिए अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग होगा, उसके बाद वेस्ट के लिए अलग होगा, या यू कैन से दैट नॉर्थ के लिए अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक कॉमन और यू कैन से दैट एक यूनिफाइड मार्केट जो है वो बन गई। ठीक है, उसके बाद दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, कि ये एक कंप्रीहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, और उसके बाद डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्रीहेंसिव। यहाँ पे ये कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या है, मल्टी स्टेज क्या है, या डेस्टिनेशन बेस क्या है। तो आप अगर जीएसटी को अच्छे से सुनिए, देखिए, समझिए, तो आपको आ जाएगा। देखिए कंप्रीहेंसिव का मतलब हो गया कि ये ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मतलब नॉट ऑल बट आई एम यूजिंग द टर्म ऑलमोस्ट ऑल। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो सब्ज्यूम हो गए किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंप्रीहेंसिव, मतलब सारे के सारे टैक्स इसके अंदर आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात मल्टी स्टेज। माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टी स्टेज का मतलब हो गया कि इम्पोज्ड एट एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब हर एक स्टेप में जब भी आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उस वैल्यू एडिशन के ऊपर ये लगता जाएगा। तो हर एक स्टेप जो होगा आपके प्रोडक्शन का, उसके ऊपर ये टैक्स लगता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज multi stage. And the third important point is the destination based tax. This point is also important. ये destination based tax क्या है my dear students, के ये जो GST है ये collect होता है at the point of consumption. यू कैन से दैट, मतलब जहाँ पे कंज्यूमर होता है उस पॉइंट ऑफ पे इसको कलेक्ट किया जाता है, ना कि एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, फॉर एग्जांपल देखिए एक साल्ट जो है बनाती है अगर कोई कंपनी, तो वो साल्ट को सेल कर रही है, होलसेलर के पास जाता है, देन रिटेलर के पास जाता है, और देन कंज्यूमर के पास जाता है। तो फाइनल टैक्स पे कौन कर रहा है, वो कंज्यूमर कर रहा है। तो इट मीन्स ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब इसको जहाँ पे वो आपका गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रही है वहां पे इसको कलेक्ट किया जाता है, ना कि एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, कंप्रीहेंसिव भी, मल्टी स्टेज भी, और डेस्टिनेशन भी। ठीक है, उसके बाद ये रिमूव करता है आपका कैस्केडिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन सिंपल में आप बस ये याद रखिए कि टैक्स ऑन
टैक्स इस सिस्टम को ये रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई शू सेलर है या कोई मैन्युफैक्चरर में बात करता हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो कि शू बना रहा है या सॉल्ट बना रहा है या एनीथिंग, में शू की ही बात करता हूँ, तो वो क्या करता है कि कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो परचेज करेगा। तो सपोज उसने 100 का रॉ मटेरियल परचेज किया, तो इसके ऊपर उसने क्या किया, सपोज 10% के हिसाब से अगर इसने टैक्स दिया, या मैं 10% की चलो बात करता हूँ, तो इसने 110 जो है उसकी कॉस्ट होगी। सपोज 10% तो उसके ऊपर आ गया टैक्स, तो 100 उसकी कॉस्ट थी, तो इसने जो पे किया वो अमाउंट कितना था, 110। सिमिलरली जब इसने सपोज होल सेलर को बेचा, तो होल सेलर ने क्या लगाना है कि अपना प्रॉफिट इंक्लूड करना है उसमें, या कोई वैल्यू ऐड करनी है, या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को इंक्लूड करना है। तो उसके बाद अगर सपोज ये सेल कर रहा है, तो ये 200 रुपये का सेल कर रहा है किसको, एक रिटेलर को। लेकिन अब ये जो होल सेलर है, ये देखिए मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा, और उसके बाद 10% उसको टैक्स लगा, तो उसने 110 का सपोज इसको बेच दिया, किसको, होल सेलर को। अब ये होल सेलर फिर से टैक्स पे करेगा इस 200 पे। हालांकि आप ये देखिए कि इस 110 पे तो ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है ना, अब उसको नहीं पे करना चाहिए था, बट ये जो होल सेलर है ये इस कंप्लीट मतलब 200 पे फिर से पे करेगा। सिमिलरली जब ये होल सेलर जो होगा वो सेल करेगा अपना जो प्रोडक्ट किसको, रिटेलर को, सपोज 300 का, तो ये 300 पे फिर से ये रिटेलर फिर से टैक्स पे करेगा। हालांकि देखिए ये इस 200 पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है, ओनली 100 पे टैक्स पे होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय ये पूरे 300 पे कर रहा है। तो फिर ये जब ये रिटेलर कंज्यूमर को देगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा, सपोज ये उसको 400 का बेच रहा है, तो ये 400 के ऊपर जो होगा वो टैक्स देगा। हालांकि इसको भी इस 100 रुपये के ऊपर, क्योंकि वैल्यू एडिशन तो यही 100 हुई ना, 300 पे तो पहले से वो टैक्स दे चुका है। तो अब ये मेरा कहने का मतलब कि जो आप ऑलरेडी एक बार टैक्स दे चुके हैं, फिर उसी सेम आइटम पे सेम कॉस्ट पे दोबारा आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट। और इसी को रिमूव किया किसने, जीएसटी ने इसको रिमूव किया। मतलब यू कैन से दैट कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो था रिमूव हो गया, जो कि जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से पहले ये कैस्केडिंग इफेक्ट था। मतलब हमें दोबारा जो है वो एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बार बार जो है वो टैक्स पे करना पड़ता था। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या यू कैन से दैट फैक्ट रिलेटेड टू द जीएसटी, वो कौन से हैं कि देखिए ये जो जीएसटी को मतलब कौन सी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिकमेंड किसने किया, तो ये है विजय केलकर कमेटी इन 2004 ने ये जीएसटी को रिकमेंड किया। तो मींस यू कैन से दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विजय केलकर कमेटी जीएसटी जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ। आपका ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक ट्रांसफरेबल है, मींस जीएसटी जो है ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट टैक्स और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया है। डायरेक्ट बताया था कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर नहीं होता, ये किसी पर्सन की इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर पड़ता है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग और यू कैन से दैट प्रोडक्शन या फिर इंपोर्टिंग या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज किया जाता है। तो ये जो है सॉरी ये जो है ये यू कैन से दैट कि ये ट्रांसफरेबल है। तो ट्रांसफरेबल का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल जो टैक्स मैन्युफैक्चरर ने पे किया है वो टैक्स आगे वो किससे रिसीव करेगा, होलसेलर, और होलसेलर किससे रिसीव करेगा, रिटेलर से, और रिटेलर किससे करेगा, कंज्यूमर से। तो मतलब जो फाइनल इफेक्ट जो है इस इनडायरेक्ट टैक्स का या इस जीएसटी का वो पड़ेगा इस कंज्यूमर पे, ना कि इस मैन्युफैक्चरर पे। तो यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब ये एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे रिसीव किया जाता है, ना कि एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फादर ऑफ जीएसटी किसको बोला जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको, अटल बिहारी वाजपेयी। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू पास द जीएसटी बिल। अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी बिल कौन से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये 122nd। तो ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसने सबसे पहले ये बिल पास किया, तो माय डियर स्टूडेंट उसका आंसर है आपका आसाम। उसके बाद अरुण जेटली फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द जीएसटी, देखिए ये जीएसटी जो है ये 5 स्लैब में इम्पोज किया जाता है। कौन कौन से 5 स्लैब्स हैं, वो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है एंड 28% है। ऑल दीज टैक्स स्लैब्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बोथ सेंटर एंड द स्टेट लीवी एंड कलेक्ट द जीएसटी। मतलब सेंटर भी इसको इम्पोज करता है और देन कलेक्ट भी करता है, और स्टेट भी इम्पोज करता है एंड देन कलेक्ट भी करता है। जो टैक्स सेंटर इम्पोज करता है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद जो स्टेट करता है उसको हम बोलेंगे स्टेट जीएसटी, और ये विद इन द स्टेट होता है एंड दिस इज इन द सेंटर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर जो है वो आल्सो इम्पोज और यू कैन से दैट लीवी करता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब व्हाट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी? देखिए, जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज, सपोज ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटका है, ये आपका तमिलनाडु है, तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, देन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इसको इंपोज या लिव कौन करता है? ये करता है माय डियर फ्रेंड्स सेंटर। कौन करेगा? सेंटर। ये भी चीज आपको याद रखनी है। और आल्सो ऑन द इंपोर्टेड आइटम के ऊपर भी जो करता है वो कौन करता है? आपका सेंटर। उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूं, दैट इज के एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। एग्जम्पशन अंडर जीएसटी मतलब ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी जो है वो इम्पोज नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रिक की हेल्प से आप इसको याद रखिए, PEAR, पियर। पियर मीन्स नाशपाती। आई होप आप सब ने खाई होगी। तो ये पियर क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया, P स्टैंड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा। उसके बाद E हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद A हो गया आपका अल्कोहल, और R हो गया आपका रियल स्टेट। कौन कौन सा मैंने आपको बताया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आ जाएगा आपका अल्कोहल, और उसके बाद आ जाएगा आपका रियल स्टेट। ठीक है, रियल स्टेट। और इसके अलावा देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। डेयरी प्रोडक्ट, जैसे आपका सपोज मिल्क हो गया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स होगी, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए। उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मीट के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, मीट के प्रोडक्ट हो गए, एंड अदर ग्रॉसरीज। ये वाली सारी की सारी आइटम्स जो हैं, ये वाली सारी की सारी आइटम्स या आर्टिकल्स जो हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं अंडर द जीएसटी। इनके ऊपर कोई भी जीएसटी जो है वो नहीं लगता। कोई भी स्लैब 0, 5, 10 या 12 या 18 या 28 जो है वो इनके ऊपर नहीं लगता। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप याद रखिए इस पीयर से, P स्टैंड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, A अल्कोहल एंड R इज द रियल स्टेट। एंड देन आफ्टर आपको डेयरी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, उसके बाद आपका फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, मीट के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, एंड अदर ग्रॉसरीज के ऊपर जो है वो जीएसटी आपका नहीं लगता। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स कि इन द केस ऑफ अगर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की, ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर को सेल कर रहे हो किसी कस्टमर को, ठीक है, न्यूज़पेपर आप सुबह, आई होप यू ऑल आर द एस्पायरेंट्स ऑफ द यूपीएससी, सीएससी या स्टेट पीसीएस के बारे में आप पढ़ ही रहे होंगे, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं, तो आप देखिए कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर क्या है कि अगर न्यूज़पेपर सेल हो रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर, सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर जो है टू द कस्टमर इज एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, वो जीएसटी के अंडर नहीं आता, ठीक है ना। सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर टू कस्टमर, इसके ऊपर कोई भी जो है वो जीएसटी नहीं है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं कि आई कैन से के हाउएवर सेलिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सेलिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस इन प्रिंट मीडिया, इन प्रिंट मीडिया अट्रैक्ट 5% एंड 18% ऑफ द जीएसटी। एक बार इंपॉर्टेंट दोबारा से रिवाइज कर देता हूं मैं कि अगर आप न्यूज़पेपर किसी कस्टमर को सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी एडवर्टीजमेंट स्पेस मतलब स्पेस को सेल कर रहे हो टू द प्रिंट मीडिया, तो उसके ऊपर 5% या फिर यू कैन से दैट कि 18% जो होगा वो जीएसटी लगना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी। मैं कोशिश करूंगा कि इसके अलावा इसके ऊपर एमसीक्यू भी लाऊंगा। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि ये जीएसटी है, ये 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। लेटर ऑन इसको पास किया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016, बट ये कब एप्लीकेबल हुआ, कब कम इनटू फोर्स आया, ये 1 जुलाई 2017।
उसके बाद जीएसटी काउंसिल जो है ये एडमिनिस्टर करती है जीएसटी को, एंड दिस जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और ये जीएसटी के इंपॉर्टेंट फीचर यू कैन से दैट कि वन नेशन वन टैक्स है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर द होल नेशन। अर्लियर बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, अब ये एक ही टैक्स है पूरे इंडिया के लिए, चाहे आप साउथ इंडिया कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं, चाहे आप JNK की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, या अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट को जनरेट करता है, आर यू कैन से दैट के क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद मतलब सभी के लिए इक्वल मार्केट होगी या एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। उसके बाद यू कैन से दैट कि ये कंप्रिहेंसिव है, मींस ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस गेट सब्ज्यूम्ड अंडर इट, एंड यू कैन से दैट इट इज द मल्टी स्टेज टैक्सेस, मतलब हर एक प्रोडक्शन लेवल पे इसको लगाया जाता है। देन इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मींस यू कैन से दैट कि जीएसटी इज कलेक्टेड इज रिसीव्ड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, नॉट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इट रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब वो जो टैक्स ऑन टैक्स जो मैं आपको विद एग्जांपल समझा चुका हूं, ये उस कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। तो कभी स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद ये रिकमेंड किसने किया, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ विजय केलकर कमेटी। उसके बाद ये एक ट्रांसफरेबल है, मींस वही जो सपोज मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पे किया, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है वो रिसीव कर रहा है होलसेलर से, जो टैक्स इस मैन्युफैक्चरर ने पे किया है वो होलसेलर से रिसीव करेगा, होलसेलर रिटेलर से, रिटेलर जो है कंज्यूमर से। तो मतलब जो फाइनल इंपैक्ट इस जीएसटी का पड़ रहा है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है, ना कि इस मैन्युफैक्चरर के ऊपर। उसके बाद इसका फादर कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट स्टेट जिसने पास किया ये जीएसटी का बिल वो आपका असम आ गया, और अरुण जेटली को कंसीडर किया जाता है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी। उसके बाद टैक्स स्लैब टोटल 50%, 5%, 12%, 18%, 28%। सेंटर भी इसको लीवी करती है, और यू कैन से दैट कलेक्ट करता है, और स्टेट भी। जो सेंटर कर रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, जो स्टेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्टेट जीएसटी। लेकिन सेंटर इसके अलावा अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, मतलब इंटर स्टेट उनका ट्रांसफर हो रहा है या मूव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगाता कौन है, सेंटर, और उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद मैंने एक चीज यहां पे बताई थी कि कौन कौन से आइटम या फूड आर्टिकल्स या यू कैन से दैट गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं अंडर द जीएसटी। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था PEARPL, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन से दैट अल्कोहल एंड रियल एस्टेट। उसके बाद मैंने आपको बताया था मिल्क के प्रोडक्ट, मिल्क हो गया सपोज। उसके बाद आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, मीट के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे। देन आफ्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप न्यूज़पेपर किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी इंपोज नहीं होगा, लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर 5% और 18% जो होगा वो जीएसटी लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।